अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिजीज़ में से। एक्चुअली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट रेफर टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड जो प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट होता है, ये एक्सुडेट भी हो सकता है या ट्रांसुडेट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले ये केस देखें पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड। बच्चा है 12 ईयर ओल्ड का, प्रेजेंट करता है विद इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, डिस्निया हो रहा है उसको, इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें दोनों बेस ऑफ द लंग्स पे डलनेस मिल रही है। बच्चे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एग्जामिनेशन पे बेस ऑफ द लंग डल है। चेस्ट एक्सरे किया तो बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन्स है, यानी जो है प्लूरल कैविटी में फ्लूइड है जो कि समवट एसिमेट्रिकल इन साइज है। ठीक है, अब पेशेंट जो है वो डायग्नोस्टिक थोरैकोसेंटोसिस के लिए भेजा गया है और उसका जो फ्लूइड है उसका कलर स्ट्रॉ कलर्ड है। ठीक हो गया, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? प्लूरल इफ्यूजन इज द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। ये ट्रांसुडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट। प्लूरल स्पेस में अगर फ्लूइड हो तो वो प्लूरल इफ्यूजन, अगर वहाँ पे पस हो तो हम कहेंगे इम्पाइमा। ठीक है, इम्पाइमा मोस्ट कॉमन कॉज बनता है इसी का, प्लूरल इफ्यूजन का बच्चों में। क्यों इम्पाइमा पस क्यों बनती है? एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये नमूनिया वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किए, यही इम्पाइमा करवाते हैं, तो इम्पाइमा से प्लूरल इफ्यूजन होगी। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो कि मोस्ट कॉमनली, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे कि ये जो फ्यूजन है ये ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट? ट्रांसुडेट एक्चुअली होता है प्रोटीन पुअर। ठीक है, उस फ्लूइड में प्रोटीन्स कम होंगे, एक्सुडेट में ज़्यादा होते हैं। तो ट्रांसुडेट जो है तब होगा जब इम्बैलेंस हो बिटवीन द हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, हाइड्रोस्टेटिक और ऑनकोटिक प्रेशर का इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फ्लूइड की इनफिल्ट्रेशन एक्सीड हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन से, यानी एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है बनस्पत रीअब्जॉर्प्शन की, क्योंकि उनका ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मिसमैच हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन्स दोनों साइड पे होती हैं, बायलेटरल। मेन इसमें कॉज जो होता है, मेन वजूहत ट्रांसुडेट इफ्यूजन की, और इसमें ये भी याद रखिए कि इसमें 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है प्रोटीन, यानी प्रोटीन पुअर होता है। ठीक है, और एक और बात कि इसमें LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के लेवल भी 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम होंगे। ठीक है, LDH की एक्टिविटी कम होती है। तो अब इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें हार्ट फेलियर में बच्चे को जो है ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन होगी। अगर बच्चे को हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, तो उसमें भी उसको ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होगी। अगर बच्चा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का है और प्लूरल इफ्यूजन हुई है तो वो भी ट्रांसुडेटिव है। ठीक है, हार्ट फेलियर, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर एक्सुडेटिव आती है, एक्सुडेटिव में 3 ग्राम पर डेसीलीटर से प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, एक्सुडेट में, और अगर फ्यूजन एक्सुडेट है तो उसमें LDH के लेवल भी 200 से ज़्यादा होंगे, 200 इंटरनेशनल यूनिट से। तो एक्सुडेट होता है जब ना प्लूरल स्पेस की इन्फ्लामेशन होती है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, LDH भी ज़्यादा है, तो ये इन्फ्लामेशन, LDH होता है इन्फ्लामेशन में, ल्यूकोसाइड से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन में हमें मिलता है, जब प्लूरल स्पेस की किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हुई है तब जो फ्लूइड जमा हुआ है तो वो एक्सुडेट होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होती है तो कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ती है तो उसमें फ्लूइड आता है। ठीक है, अब इसमें जहाँ जो मेन वजूहत है वहाँ तो हमने कहा कि इन्फ्लामेशन नहीं है, इम्बैलेंस आ गया ऑनकोटिक का, हाइड्रोस्टेटिक का, यहाँ इन्फ्लामेशन की वजह से लीकेज हुआ है। तो मेन वजूहत अगर नमूनिया हो, इन्फ्लामेशन है ना, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नमूनिया, TB, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और मैलिग्नेंसी, तो इनमें हमें इस तरह की एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलती है। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन्स की। फिर आ जाए क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। अच्छा, बच्चा है उसको जो है प्लूरल इफ्यूजन अगर डेवलप हुई है तो वो जो क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेगा ना, उसमें सिम्टम्स एक्चुअली जिस तरह हमने केस भी देखा कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, डिस्निया होगा क्योंकि लंग्स में प्लूरल स्पेस में पानी है। ठीक है, तो डिस्निया है, कफ़ हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये 3 आपने अच्छी तरह याद रखना है, कफ़, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, साइंस जो हमें मिलेंगे कि ब्रेथ साउंड से हम चेक करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे, तो अस्कल्टेट करने में देखिए इतना सारा अगर फ्लूइड है तो उसकी वजह से ब्रेथ साउंड या तो डिक्रीज होंगे या इनऑडिबल होंगे। ठीक है, और परकशन करके देखेंगे तो यहाँ पे डल नोट होगा,
डल परकशन नोट फ्लूइड की वजह से, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी देखें क्लिनिकल फाइंडिंग में इसने बताया है कि इसमें जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो अंडरलाइंग डिजीज़ के लिहाज से होंगे। अगर वो प्लूरल एफ्यूजन नमूनिया की वजह से हुआ है, सेकेंडरी टू नमूनिया, तो उसके नमूनिया वाले साइन सिम्टम होंगे। हार्ट फेलियर तो उसके होंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हुआ तो किडनी वाले भी साइन सिम्टम होंगे, ठीक है। तो जनरली जो है ना बच्चे को डिस्निया, कफ और मैंने आपको बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ठीक है। तो डिस्निया, पेन और साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी अकर ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ लंग। इतना ज़्यादा फ्लूइड है तो ये ऑब्वियसली लंग को कंप्रेस करेगा ना। प्लूरल स्पेस में जो लंग है, पीछे चेस्ट वॉल है, इनके दरमियान जो स्पेस होती है प्लूरल स्पेस, उसमें फ्लूइड है तो लंग को तो इतना छोटा कर देगा उसको कंप्रेस करके। तो इसीलिए पेन, डिस्निया और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी के साइंस होते हैं। अब इन केस ऑफ नमूनिया, अगर नमूनिया की वजह से ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है और इम्पाइमा की वजह से अगर, तो नमूनिया इम्पाइमा में याद रखिएगा तो बच्चे को साथ में हाई ग्रेड फीवर भी होगा इफ्यूजन के केस में, अगर वो नमूनिया या इम्पाइमा के सेकेंडरी हुआ है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर। अच्छा, इसके अलावा बच्चे की जो चेस्ट वाल की मूवमेंट्स हैं अफेक्टेड साइड पे एग्जामिनेशन पे हमें वो मूवमेंट भी रिड्यूस मिलेगी, फ्लूइड है ना। और मेडियस्टिनम याद रखें ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है बाय फ्यूजन। यहाँ पे फ्लूइड है तो ये इस मेडियस्टिनम को उधर ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, उधर भेज देगा। यहाँ पे हम परकशन नोट करेंगे, वो हमें स्टोनी डल मिलेगा, ठीक है। ब्रेथ साउंड्स और वोकल रेजोनेंस भी यहाँ पे डिक्रीज्ड होंगे या एब्सेंट होंगे, ठीक हो गया। तो ये इसकी होगी क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। तो इसको कैसे डायग्नोज करना है कि बच्चे को जो है प्लूरल इफ्यूजन है। इम्पाइमा का केस होगा अगर, तो हमने WBC काउंट हमें जो है CBC पे वो हमें ऑफन एलिवेटेड मिलता है अगर इम्पाइमा की वजह से ये हुई है, ठीक है। और ब्लड कल्चर्स भी हमें पॉजिटिव मिलते हैं। लेकिन अगर ये इफ्यूजन बच्चे को TB की वजह से हुआ है तो उसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, वो हम करवाएंगे, ठीक है। वैसे बाकी चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है प्लूरल इफ्यूजन के केस में, तो उसमें हमें होमोजीनस ओपेसिटी मिलती है। मैंने आपको बताया कि होमोजीनस मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, यूनिफॉर्मली वाइट है ना, पैचेस नहीं है, ब्लैक वाइट नहीं है, पूरा वाइट है। तो होमोजीनस ओपेसिटी एक तो फ्यूजन में मिलती है, दूसरा कोलैप्स में। तो ये दो ही होते हैं डिफरेंशियल्स, ठीक है। तो एक और जो है इफ्यूजन के केस में हमें मिनिस्कस साइन मिलता है, जिस तरह यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल यूँ मिनिस्कस साइन इसको कहते हैं, ठीक है। तो प्लूरल इफ्यूजन में चेस्ट एक्सरे पे होमोजेनस ओपेसिटी होगी जो अंडरलाइंग लंग को देखें ऑब्सक्योर कर रहा है। और लार्ज अगर इफ्यूजन होगी जिस तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उससे मेडियस्टिनम कॉन्ट्रालेटरल साइड पे शिफ्ट मिलती है हमें, ठीक है। देखिए इधर आ गया मेडियस्टिनम। लेकिन अगर स्मॉल इफ्यूजन है, थोड़ी सी अगर है, तो उसमें देखें ये जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स होते हैं, यहाँ पे कोस्टोफ्रेनिक, यहाँ कोस्टोकार्डिक, तो थोड़ी अगर होगी तो ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल ओब्लिटरेट हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, ठीक है। और लार्ज अगर होगी तो मेडियस्टिनम वहाँ शिफ्ट होगा। अगली इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवाते हैं, तो उससे एक्चुअली हम फ्लूइड को लोकलाइज भी करते हैं और अगर कोई लोकुलेशंस हैं, छोटी छोटी सी कलेक्शंस हो गई हैं फ्लूइड की, तो वो भी डिटेक्ट हो जाती हैं अल्ट्रासोनोग्राफी पे। तो चेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी भी इसमें है इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा बच्चे की हम प्लूरल फ्लूइड एस्पायरेशन करेंगे, एस्पायरेट लेंगे तो उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएंगे और कल्चर करवाएंगे। अब जो हमने प्लूरल फ्लूइड एस्पायरेशन ली है ना, उससे हमें पता चलता है कि ये फ्लूइड एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, तो उस हिसाब से फिर हमें कॉज भी पता लग जाता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड के जो सेल्स हैं उसमें बैक्टीरियल अगर वजह है फ्यूजन की तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। अगर TB की वजह से फ्यूजन हुई है तो हमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। तो मतलब एस्पायरेशन के बहुत से फ़ायदे, एक्सुडेट ट्रांसुडेट का भी पता चल रहा है, सेल्स टाइप से हमें डिजीज़ का भी पता चल रहा है। ग्राम स्टेन, ज़ील नेल्सन स्टेन एंड कल्चर्स आर ऑफन पॉजिटिव फॉर द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। लास्ट बात प्लूरल बायोप्सी। बायोप्सी जो है तब नेसेसरी होगी अगर हम किसी भी तरीके से एस्पायरेशन वगैरह से भी डायग्नोसिस ना बना पाए, तो फिर आखिरी होता है कि हम बायोप्सी लेते हैं, प्लूरल बायोप्सी, ठीक है। तो ये तो याद रखिएगा, चेस्ट एक्सरे PA व्यू एंड लेटरल डिक्यूबिटस व्यू, उसमें होमोजेनस ओपेसिटी होगी, ठीक है। और अंडरलाइंग लंग के लिए जो है हमें उसको ऑब्सक्योर कर रही होगी वो ओपेसिटी, ठीक है। दूसरा प्लूरल फ्लूइड एस्पायरेशन और प्लूरल बायोप्सी। एस्पायरेशन से माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कंडीशन का होगा। बैक्टीरियल कॉजेज़ के लिए एंटीबायोटिक, TB के लिए TB की ट्यूबरकुलस ड्रग्स देंगे, और लार्ज इफ्यूजन है तो ड्रेनेज करनी पड़ेगी, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। तो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट किया, नमूनिया है, TB है, नेफ्रोटिक जो भी वजह है इफ्यूजन की उसको ट्रीट करेंगे। थोड़ी सी स्मॉल इफ्यूजन है तो स्पेशली अगर ट्रांसुडेटिव है तो उसमें कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है,
एक्सेप्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, वजह को ही हमने ट्रीट करना है। लार्ज इफ्यूजन है तो हम ड्रेन लगाएंगे, चेस्ट ट्यूब लगा के ड्रेनेज करेंगे। पस अगर है, परुलेंट है, इम्पाइमा है स्पेशली, उसमें फिर हमें चेस्ट ट्यूब लगा के ड्रेन करना होता है। आईवी एंटीबायोटिक 2-4 हफ्तों तक बच्चे को देंगे अगर इम्पाइमा है, या फिर टीबी अगर है तो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग। ठीक है, अब दवाइयाँ कौन सी हैं एंटीबायोटिक? स्टेफाइलोकोकस के लिए, न्यूमोकोकस के लिए, एच इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक है, जो रिस्पेक्टिव एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं स्टेफाइलो में याद रखें वैनकोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, सेफ्राडीन, क्लोक्सासिलिन, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। लेकिन न्यूमोकोकस है तो उसको बेंजाइल पेनिसिलिन, सेफ्ट्राएक्सोन या सीफोटेक्जिम से भी ट्रीट कर सकते हैं। एच इन्फ्लुएंजा, सीफोटेक्जिम, सेफ्ट्राएक्सोन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, तो ये इसमें इफेक्टिव होंगे। ठीक हो गया। बाकी प्रोग्नोसिस इसकी इफ्यूजन की एक्सेलेंट है अगर हम उस अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट कर लेते हैं।